कैसे भूले जा सकते हैं वो दिन जब कोरोना नामक बीमारी के कारण देश में आपातकालीन जैसी स्थिति हो गई थी। लॉकडाउन लगा दिया गया था, मानो तेज रफ्तार गाड़ी में अचानक हैंड ब्रेक लगा दिया हो। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। एक तो अनजान रोग, दूसरे इलाज का अता पता नहीं, डर तो फैलना ही था। सब अंधेरे में तीर चला रहे थे। दवाओं के अलावा कोई काढ़ा तो कोई देसी नुस्खा अपना रहा था। जिसे जो समझ में आ रहा था वो वही आजमा कर देख रहा था। ना ट्रेन चल रही थी, ना ही बस। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य दूसरे हॉस्टल भी खाली करवाए जा रहे थे। ऐसे में उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जो किसी कारण से अपने घर से दूर रह रहे थे। सपना के साथ भी यही हुआ। कहाँ तो वह अपना वीकेंड अमन के साथ बिताने आई थी और कहाँ इस झंझट में फंस गई। नहीं नहीं, ये कोई पहली बार नहीं था जब वे दोनों इस तरह से एक साथ थे। वे अक्सर ही इस तरह के शॉर्ट ट्रिप प्लान करते रहते थे। चूँकि दोनों ही अपने अपने घरों से दूर यहाँ बेंगलोर में नौकरी करते हैं, इसीलिए कोई रोक टोक मनाई नहीं थी। भविष्य में शादी करेंगे या नहीं, इस चिंता से दूर दोनों आज में जी रहे थे। जनता कर्फ्यू की घोषणा के साथ ही आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। सपना और अमन ने भी सोचा कि कौन जाने कितने दिन एक दूसरे से दूर रहना पड़े, इसीलिए क्यों ना खुलकर जी लिया जाए। सपना चूँकि वर्किंग वुमन हॉस्टल में रहती थी और अमन कहीं पेइंग गेस्ट, इसलिए दोनों ने गोवा में अमन के दोस्त उमेश के घर जाना तय किया। उमेश अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया था, इसलिए उसका घर खाली था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वे दोनों 2 दिन की अपनी जमा की हुई छुट्टी लेकर गोवा पहुंच गए। अभी दोनों इस वीकेंड को एंजॉय कर ही रहे थे कि देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। समाचार सुनते ही अमन की आंखें चमक उठी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, क्या कहती हो? वह शरारत से आंख दबाते हुए गुनगुनाया। तुम्हें बड़ा ही मजाक सूझ रहा है। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि हम किस मुसीबत में फंस चुके हैं? सपना ने उसे सीरियस करने की कोशिश की। इसमें कौन सी परेशानी है भला? जैसे हम यहाँ फंसे हैं वैसे उमेश भी फंसा हुआ है। घर में राशन तो भरा ही है, बस बनाओ और खाओ। अच्छा ही है, इस बहाने तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा। अमन ने उसे बेफिक्र करना चाहा, लेकिन सपना तो दूसरी ही टेंशन में घुल रही थी। एक साथ एक घर में रहने का मतलब तुम समझ रहे हो ना, वह भी बिना किसी सुरक्षा के। सपना ने कुछ संकोच के साथ कहा। तो अमन खिलखिला दिया। तो क्या हुआ? नन्हा सा फूल खिलेगा अंगना, सूनी बैया सजेगी सजना, गाते हुए उसने सपना को छेड़ा। वह गुस्से में पांव पटकती हुई वहां से चली गई। ये पूरे 21 दिन का लॉकडाउन था। जब तक थे तब तक तो सुरक्षा उपाय अपनाए गए, फिर मन मारकर कुछ दिन कंट्रोल भी रखा गया। एक एक दिन चिंता में गुजर रहा था। किसी को लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार होगा, लेकिन सपना तो अपने मासिक धर्म के आने का वेट कर रही थी। आखिर जिस दिन उसे एहसास हुआ कि उसे मासिक धर्म आने वाला है, तो उसने राहत की सांस ली। जिंदगी में पहली बार अपने मासिक धर्म आने का सपना बहुत खुश हुई। इससे पहले तो वह उसे बहुत ही असहज कर दिया करता था। खैर, किसी तरह पहले लॉकडाउन के 21 दिन बीते। हालांकि लॉकडाउन को आगे भी बढ़ा दिया गया, लेकिन पाबंदियों में कुछ ढील भी मिली। अमन और सपना भी किसी तरह गोवा से निकले और फिर बेंगलोर आए। सपना ने राहत महसूस की। बेशक सपना आधुनिक विचारधारा में पली बड़ी लड़की थी, लेकिन समाज में
बिन ब्याही माँ की स्थिति से भी बखूबी वाकिफ है। इसीलिए लॉकडाउन में वह किसी भी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। इस बात से वह बहुत राहत महसूस कर रही थी। कहते हैं कि एक बार वर्जनाएं टूट जाए तो उनके बार बार टूटने का अंदेशा बना रहता है। लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच फिर से जिंदगी नॉर्मल होने लगी थी। यातायात के साधन भी खुलने लगे थे। इसी बीच कहीं कहीं पर्यटन उद्योग भी फिर से पटरी पर आने लगा था। सपना और अमन की जिंदगी पुराने समय के दौर ने फिर से गति पकड़ ली। दोनों फिर से हर वीकेंड में एक साथ घूमने फिरने लगे। लेकिन इस मुश्किल समय ने सपना को अपने रिश्ते के लिए ही जरूर ही संजीदा कर दिया था। उसने और अमन ने शादी करने का फैसला कर लिया। यूँ तो आजकल लव मैरिज टैबू नहीं रहे, लेकिन फिर भी अलग जाति धर्म के व्यक्ति को अपने जात बिरादरी में शामिल करने से पहले पुराने लोग आज भी हिचकिचाते हैं। शुरुआती ऐतराज के बाद दोनों के परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। दिसंबर के महीने में जब सब कुछ बिल्कुल ठीक सा लग रहा था, तब कुछ निजी रिश्तेदारों लोगों की उपस्थिति में सपना और अमन की सगाई कर दी गई। हमारे समाज में सगाई होने को शादी की गारंटी मान लिया जाता है। ऐसी स्थितियों में समाज और संस्कार दोनों ही लड़का लड़की के मिलन पर आपत्ति नहीं जताता। ये दोनों तो वैसे भी खूब मिलते जुलते थे, अब थोड़े से अधिक लापरवाह होने लगे थे। ये शादी मई के महीने में होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही एक मनचाही समस्या सामने आ खड़ी हुई थी। सपना ने इस बार अपना मासिक धर्म मिस कर दिया। ये बात जब उसने अमन को बताई तो उसने आदत के मुताबिक लापरवाही से सपना की फिक्र को हवा में उड़ा दिया। अरे सपना, क्यों टेंशन ले रही हो? अब तो हमारी शादी होने ही वाली है। वैसे चाहो तो तुम गर्भपात करवा सकती हो। चिंता मुक्त करने के साथ ही अमन ने उसे सलाह भी दे डाली। नहीं अमन, कहते हैं पहला बच्चा कुदरत का गिफ्ट होता है। पहले ही गर्भ को गिरवा दिया जाए तो बाद में गर्भ धारण करने में बहुत सी परेशानियां आने लगती हैं। मैं ये बच्चा नहीं गिरवाऊंगी, कहते हुए सपना ने गर्भपात करवाने से मना कर दिया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। सपना के पेट पर हल्का उभार दिखने लगा था, जिसे वह ढीले कपड़ों में छिपाने की कोशिश करती रहती थी। अब उसे इंतज़ार था अगले महीने का, जब अमन से उसकी शादी हो जाएगी और ये बच्चा जो अभी तक नाजायज़ है, फेरे पड़ते ही जायज़ हो जाएगा। किसी का सोचा हुआ कभी सच हुआ है क्या, जो सपना का सोचा हुआ होता? अप्रैल का अंतिम सप्ताह आते आते एक बार फिर से पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में आ गया। कहीं पूरा तो कहीं आंशिक रूप से शहर और कस्बों में लॉकडाउन लगा दिया गया। घबराहट के मारे सपना का बुरा हाल था। महामारी को रोकने की कोशिश में सख्ती बढ़ाते हुए सरकार ने हर तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। बहुत ज़रूरी होने पर केवल 10-11 लोगों की उपस्थिति में ही शादी समारोह आयोजित किया जा सकता है। अमन के घर वालों ने शादी की तारीख आगे खिसकाने की बात की, जिसे सपना के घर वालों ने आसानी से स्वीकार कर लिया। आखिर सभी चाहते थे कि यह विवाह धूमधाम से और सभी नाते रिश्तेदारों की उपस्थिति में ही संपन्न हो। सपना ने सुना तो उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। अगली तारीख कम से कम 3-4 महीने बाद ही तय होगी। तब तक वह अपना पेट कैसे छिपा सकेगी? पहले तो सपना और अमन ने तय तारीख पर ही विवाह करने की जिद की, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो हिम्मत करके सपना ने अपनी मम्मी सुधा से फ़ोन पर बात की। जैसा कि खुद सपना को अंदेशा था, उसके भिन ब्याही माँ बनने की खबर ने सुधा के भी होश उड़ा दिए। हाय राम, इतनी समझदार होकर भी ये कैसी भूल कर बैठी लड़की।
सुधा ने तो माथा पीट लिया, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। अब तो बस एक ही उपाय है, किसी तरह 11 लोगों की गवाही में ही सही सपना को नदी पार लगा दिया जाए, वरना नाक तो कट ही चुकी है। सुधा ने पति विजय जी को विश्वास में लेकर इस परेशानी की खबर दी। विजय जी ने भी बहुत ही सोच विचार कर समधियों की वस्तु स्थिति से अवगत कराना सही समझा। समधी प्रकाश जी भी सुलझे हुए विचारों के थे। वे भी मौके की नज़ाकत समझकर पहले से ही तय तारीख पर विवाह करने को राजी हो गए। सबने राहत की सांस ली। परेशानी का हल तो हो गया था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कहानी का अंत उतना ही सुखद और समस्या का समाधान उतना ही आसान हो जैसा दिखाई दे रहा हो। सपना के हिस्से भी अभी भी बहुत सारी परीक्षाएं देनी बाकी थी। इधर विवाह में कुछ दिन बचे रह गए थे और उधर कोरोना था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर रोज नए मरीजों के आने और रोग से होने वाली मौतों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा था। कहीं लॉकडाउन से कहीं कर्फ्यू लगा था। यहाँ तक कि सपना का शादी वाला लहंगा और अमन की शेरवानी भी उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि टेलर की शॉप अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी गई थी। ये कोरोना की दूसरी लहर थी जो धीरे धीरे अपना प्रचंड रूप दिखा रही थी। कोई ऐसा घर मोहल्ला नहीं बचा था जहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो। ऊपर से ऑक्सीजन और दवाओं की कमी अलग, ना हॉस्पिटलों में जगह, ना डॉक्टरों को फुर्सत। एक बार जो इस वायरस की चपेट में आकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, उसके वापस जिंदा लौटने के चांस बहुत ही कम देखे गए। कौन जाने वो हॉस्पिटल में क्या हो रहा था। ना ही परिजनों को मिलने दिया जा रहा था और ना ही अंदर से कोई खबर बाहर आ पा रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हॉस्पिटल नहीं, कोई ब्लैक होल है जिसमें एक बार जो गया उसकी वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। सपना और अमन के घर वाले तमाम सावधानियां बरतते हुए शादी की तैयारी में लग गए। हर दिन विकट होते हालात के बीच, हालांकि यह आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी सब चाहते थे कि किसी तरह यह शादी बिना किसी परेशानी के निपट जाए, क्योंकि सपना का अब गर्भपात करवाने वाली स्थिति में भी नहीं थी। विवाह में अब केवल हफ्ता भर ही बाकी था। बाहर से मेहमान तो कोई आने वाला नहीं था। बस दोनों परिवार और पंडित जी को मिलाकर कुल 11 लोग ही इस शादी में शामिल होने वाले थे। सपना और अमन किसी तरह किराए पर गाड़ी लेकर अपने अपने घर पहुंचे। कहते हैं कि भविष्य में घटित होने वाली किसी भी अप्रिय घटना का आभास हमारी छठी इंद्री को पहले ही हो जाता है। ये अलग बात है कि हम उन संकेतों को कितना पकड़ पाते हैं। 3 दिन ही हुए कि सपना का दिल किसी अनिष्ट की आशंका से बैठा जा रहा था। आज शाम को उसकी आशंका विश्वास में बदलने लगी जब अमन ने उसे फ़ोन पर हरारत महसूस होने की बात कही। सपना ने अपने मन को यह कहकर लाख भुलावे में रखने की कोशिश की कि यह सफ़र की थकावट के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मन उसके बहकावे में आने को राजी ही नहीं हुआ। शादी के 3 दिन पहले ही बुखार न उतरने की स्थिति में अमन की कोरोना टेस्ट करवाई गई, जो कि पॉजिटिव आई। रिपोर्ट का पता चलते ही सपना तो बेहोश होते होते बची। अनजाने ही उसके हाथ पेट पर चले गए, जहां एक नन्हा जीव अपने जायज होने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि 90% लोग हॉस्पिटल जाए बिना ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन सपना खुद को उन 10% लोगों में शुमार कर रही थी जिनकी स्थिति इस वायरस के कारण घातक हो जाती है। और हुआ भी यही। अगले ही दिन ऑक्सीजन लेवल में कमी आने के कारण अमन को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं चला। एन विवाह वाले दिन ही सुबह अमन के न होने का खबर आ गई। एक दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। सपना की तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी।
अपनी होने वाली औलाद जिसे वह प्यार की निशानी समझकर किसी भी कीमत पर बचाना चाह रही थी, अब उसे अपने शरीर का ऐसा रोगग्रस्त हिस्सा लगने लगी जिसे काटकर फेंकना मात्र ही इलाज शेष है। दोनों घरों में कोहराम मच गया, लेकिन दोनों के दुख अलग अलग थे। एक परिवार ने अपना जवान बेटा खोया था, तो दूसरे का मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। सपना के भविष्य के बारे में सोच सोचकर सपना के माँ पापा दुख से घुले जा रहे थे। अमन के चौथे की बैठक के बहाने वे उसके घर गए। अब क्या सांत्वना दें आपको, हम एक ही नाव के सवार हैं, कहते हुए सपना के पापा विजय जी लगभग रो दिए। सुधा के तो शब्द पहले ही आंसुओं में बह गए थे। क्या करूं बहन जी, कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं, वरना सपना बेटी को बीच रास्ते ना छोड़ते। अमन की माँ ने सपना को कसकर अपने से सटा लिया। हम तो जीते जी मर गए, छठे महीने में बच्चा गिरवाएंगे तो सपना से भी हाथ धो बैठेंगे, कहती हुई सुधा फिर से सुबकने लगी। तभी अमन की ममेरी भाभी सुषमा सामने आई। यदि आप सबको ठीक लगे तो सपना और अमन का यह बच्चा हम अपना लें। वैसे भी हम लोग अपने बच्चे के लिए कोशिश करते करते थक चुके हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद कोई बच्चा गोद लेने का प्लान ही कर रहे थे। सुषमा ने अपने पति रवि की तरफ देखते हुए अपनी बात कही। रवि ने भी सहमति में अपना सर हिलाया तो सुधा के चेहरे पर आशा की हल्की सी रोशनी झलक उठी। सब इस बदली हुई परिस्थिति पर विचार करने लगे। अंत में यह तय हुआ कि सपना कुछ वक्त के लिए अपने नौकरी से ब्रेक लेगी और सुषमा तथा रवि के साथ दिल्ली जाएगी। वहीं वह अपनी औलाद को जन्म देगी और 1 महीने के बाद बच्चे को कानूनन सुषमा की गोद में दे दिया जाएगा। गोद लेने के लिए सेमी ओपन एडॉप्शन प्रक्रिया का चयन किया जाएगा, जिसमें बच्चे को सौंपने के बाद सपना उससे कभी नहीं मिलेगी। तब तारीख के अनुसार सपना दिल्ली आ गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वह अपनी गर्भ में आकार ले रहे शिशु के प्रति किसी प्रकार की आत्मीयता नहीं रखेगी। वह अपने बढ़े हुए गर्भ को शरीर में पनप रही एक बड़ी गांठ के रूप में ही देखेगी, जिसका कुछ वक्त बाद ऑपरेशन होना है और गांठ निकलने के बाद वह वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगी। सुषमा और रवि सपना का पूरा ख्याल रख रहे थे। वे उसे खुश रखने का प्रयास करते, लेकिन सपना कैसे खुश हो जबकि वह जानती थी कि इस बच्चे पर उसका अधिकार सिर्फ उसे जन्म देने तक का ही है। सपना इस सच को स्वीकार कर चुकी थी, शायद इसलिए भी वह धीरे धीरे बच्चे के मोह माया से छूट रही थी। प्रसव का समय पास आ रहा था। रवि ने एक अच्छे मैटरनिटी होम में प्रसव की व्यवस्था कर रखी थी। डॉक्टर भी सपना के शरीर में हो रहे बदलाव पर नज़रें बनाए हुए थे। इन सभी व्यवस्थाओं से विलग सपना हर समय बालकनी में खुलने वाली खिड़की के पास बैठी बाहर शून्य में निहारती रहती। एक दिन सुबह सपना की आंख बिल्ली के शोर से खुली। उसने उत्सुकता से बाहर देखा तो पाया कि बालकनी में एक बिल्ली अपने 4 नवजात बच्चे लेकर आई है। वे बच्चे इतने छोटे थे कि उनकी आंखें तक नहीं खुली थी। बिल्ली बारी बारी से चारों बच्चों को चाट रही थी। वह कभी उन बच्चों को अपनी बाहों के घेरे में ले लेती तो कभी उन्हें अपनी छाती से सटाकर दूध पिलाने लगती। एक बार जब वह उन्हें अपने मुंह में दबाकर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रही थी तो सपना का दिल धक से रह गया। अरे संभाल के, कहीं चोट ना लग जाए, सोचती हुई सपना के हाथ मशीन की तरह खिड़की से बाहर निकल आए। वह बिल्ली के नन्हे बच्चों को हाथ में थामने को ललायत हो उठी, फिर कुछ सोचकर खुद ही संभल गई। उन बच्चों की धीमी सी म्याऊं इतनी प्यारी थी कि सपना
उस आवाज़ में कहीं खो सी गई। अचानक उसे लगा मानो कि उसके स्तनों में दूध उतर आया। इसके साथ ही उसके हाथ अपने गर्भ को सहलाने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखें तो खिड़की से हट गई, लेकिन उसके कान वहां से नहीं हट सके। रह रह कर बालकनी से आती म्याऊं की सुरीली मोहक आवाजें उसे बेचैन किए जा रही थी। सपना ने अपने लिए रखा दूध एक कटोरे में उड़ेल कर बालकनी में रख दिया। उसी रात सपना को प्रसव पीड़ा उठ गई। सुषमा और रवि भी तो इसी घड़ी की इंतजार कर रहे थे। वे तुरंत सपना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। 2 ही घंटे के बाद एक नन्हा सा शिशु सुषमा की गोद में था। सपना अभी दवाओं के असर से नीम बेहोशी में थी, लेकिन उसके हाथ अपने अगल बगल में इधर उधर घूमते हुए कुछ टटोल रहे थे। सुषमा उसके दर्द को समझ गई। उसने सपना के हाथों को नवजात बच्चे से छुआया। सपना उस कोमल स्पर्श को पाते ही स्थिर हो गई और उस स्पर्श को महसूस करने लगी। शाम को जब सपना को कुछ होश आया तो नर्स ने उसे बच्चे को अपना दूध पिलाने को कहा। थोड़ी कोशिश के बाद बच्चे ने अपनी माँ का दूध खींचना शुरू किया। सपना एक अलौकिक सुख में डूब गई। एक ऐसा अनुभव जिसे वह शब्द नहीं दे सकती थी। सपना के हाथ बच्चे का सिर सहलाने लगे। दूध पीते समय बच्चे के मुंह से आ रही चुसड़ चुसड़ की आवाज़ें कमरे में बांसुरी सी बजा रही थी। सुषमा मन ही मन इस सुख की कल्पना में डूब उतर रही थी। 5 दिन बाद सपना घर आ गई। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले बिल्ली के कटोरे में दूध डाला। अब तक सपना की माँ सुधा भी अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए दिल्ली आ गई थी। पूरा घर एक छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द सिमट गया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सपना के बच्चे से अलग होने का दिन नज़दीक आ गया। रवि गोद लेने की प्रक्रिया पूरी जोशो खरोश से निपटा रहा था। एक शाम वह दफ्तर से घर लौटा तो बहुत ही अच्छे मूड में था। मैंने सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अब 1-2 दिन में हमारे घर का सर्वे किया जाएगा। संतुष्टिजनक रिपोर्ट के बाद कुछ ही दिनों में वह प्यारा सा बच्चा कानूनन सुषमा का हो जाएगा। रवि ने बच्चे को गोद में उठाकर उसका मुंह चूम लिया। सुनते ही सुषमा भी खिल गई। सुधा भी मुस्कुरा दी। किसी ने भी सपना की प्रतिक्रिया की तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक सपना उठी और उसने रवि के हाथों से बच्चे को छीन लिया। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, सपना ने कहा। उसकी बात सुनते ही सब हतप्रभ हो गए। क्या बकवास कर रही हो? ये सब तो पहले से ही तय था। इसी शर्त पर तो तुम्हें यहाँ भेजा गया था। सुधा ने सपना को समझाया। आंटी सही कह रही है, ये सब तुम्हारी सहमति से ही तो हुआ है, सुषमा ने उसे याद दिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं अपना बच्चे को खुद पालना चाहती हूँ, सपना ने बच्चे को कंधे से लगाते हुए कहा। पागल हो गई हो क्या? क्या तुम जानती नहीं कि तुम्हारा यह निर्णय समाज के नियमों के खिलाफ है, आत्मघाती है? सुधा ने उसे चिताया, लेकिन सपना तो कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। उसने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। वह सबको असमंजस में छोड़कर अपने कमरे में जाकर अपना और बच्चे का सामान पैक करने लगी। तभी बालकनी से वही प्यारी म्याऊं सुनाई दी। सपना ने देखा बिल्ली के चारों बच्चे कटोरे में रखा दूध पी रहे हैं। बिल्ली बारी बारी से चारों बच्चों को चाट रही है। सपना ने भी अपने नन्हे बच्चे का माथा चूम लिया। वो जानती थी कि उसके इस फैसले का पुरजोर विरोध होगा, लेकिन वह अपनी नाव को धारा के विपरीत बहाने के निर्णय पर अटल थी। सपना के इस फैसले का पूर्ण जोर विरोध किया गया, लेकिन वह अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। आखिरकार सपना की मम्मी और पापा ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया। सपना ने अपने नन्हे बच्चे का नाम नमन रखा। सपना पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए उसे नौकरी पाने में कोई कठिनाई भी नहीं हुई।
आज वह पैरों पर खड़ी होकर साथ ही साथ अपने नमन का लालन पालन भी कर रही है। सपना जब भी अपने नन्हे नमन को देखती तो उसमें उसे अमन की परछाई नजर आती और बहुत पछतावा होता है। वह अपने इस प्यार की निशानी को अपने से दूर करने जा रही थी, लेकिन वक्त रहते उसे अपने भूल का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।